हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग उत्तर प्रदेश पीएससी का 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो ये है सेट 3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 150 तक हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया वर ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम यूक्रेन बाय इंडियन गवर्नमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। आपको पता है कि रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ और यूक्रेन में बहुत सारे लोग हैं जो भारत से एमबीबीएस या कई और डिग्रियां करने जाते हैं। तो ऐसे में युद्ध के बीच में फंसे हुए भारतीय मेजरली स्टूडेंट के अलावा अन्य लोग भी थे, जिसमें कुछ टूरिस्ट हो सकते हैं, कुछ बिजनेस के पर्पज से गए हुए लोग हो सकते हैं। उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की हेल्प से चलाए जाएं, ये हमेशा एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ऑपरेशन गंगा के अलावा अगर मैं बात करूं, जब कोविड-19 का पेंडेमिक आया तो 2 ऑपरेशन चलाए गए थे। वंदे भारत ऑपरेशन, जिसकी सिमिलरली नेम पर वंदे भारत ट्रेन भी चलती है, और वंदे भारत के साथ साथ में इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ये ऑपरेशंस भी आप याद रख सकते हैं। कई बार पॉसिबिलिटी है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन वंदे भारत या ऑपरेशन समुद्र सेतु किस चीज से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। देखो, आप लोग जानते हैं कि हमारी धरती पर लाइफ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट है। अब आप कहोगे भाई हमने तो अब तक ग्रीन हाउस गैस का हमेशा नेगेटिव ही इम्पैक्ट सुना है। देखो, अगर ग्रीन हाउस गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में ना होती तो यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना कोल्ड हो जाता कि हम उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। खुशकिस्मती है कि ग्रीन हाउस गैसेज मौजूद हैं, लेकिन इनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो बढ़ता हुआ ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट होगा वो नुकसानदायक होगा, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होंगे। तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आजकल एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो हमें ये पता करना है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आर्गन एक इनर्ट गैस है और ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करती। सो दिस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, दैट्स व्हाई दिस इज आवर आंसर। अगर मैं मेथेन की बात करूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, जैसे वाटर वेपर है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें से क्या तीनों ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को शो करते हैं या फिर नहीं करते। एक इंपॉर्टेंट गैस कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, डायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, लेकिन ये थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो जिस हिसाब से ऑप्शन होंगे आप उस हिसाब से आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स दी हुई हैं और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ये बैटल हुई औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। आप जानते हैं कि औरंगजेब एक ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति था, मजहब को कट्टरता से मानता था। दूसरी तरफ जो दारा शिकोह था वो सर्वधर्म संभाव की भावना से चल रहा था। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और 4 बड़े युद्ध हुए। बेसिकली हुआ क्या था कि इनका फादर शाहजहां जब बीमार हो गया तो दारा शिकोह और औरंगजेब आपस में लड़ने लगे। ये इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो इन दोनों के बीच में हुए। अगर मैं बात करूं बैटल ऑफ देवराय की, तो ये एक ऐसा बैटल है जो 1659 में हुआ और इस बैटल के बाद में औरंगजेब जीत चुका था और एक कंफर्म हो गया था कि दिल्ली का सिंहासन पर जो बैठेगा वो दारा शिकोह नहीं होगा, वो होगा औरंगजेब। अगर शुजा की डिफीट की बात करें नियर बनारस, तो दारा शिकोह ने अपने बेटे सुलेमान शिकोह को भेजा था और सुलेमान शिकोह और शुजा के बीच में बैटल हुआ जिसमें शुजा हारा। ये 1658 में हुआ। बैटल ऑफ समूगढ़ एंड बैटल ऑफ धर्मत, ये दोनों बैटल भी 1659 में हुए हैं। तो यहां से हमें एक बैटल मिल गया, सबसे पहले वाला सेकंड बैटल ऑफ बनारस। तो देख लेते हैं सेकंड किस ऑप्शन में है। सेकंड है ऑप्शन ए में। अगर आपको बैटल ऑफ देवराय, बैटल ऑफ समूगढ़ और बैटल ऑफ धर्मत का एग्जैक्ट डेट नहीं पता, तब भी आप इस आंसर को दे सकते हैं 2431, यानी कि सबसे पहले बनारस का बैटल हुआ, देन बैटल ऑफ धर्मत हुआ, समूगढ़ हुआ और फाइनली देवराय का बैटल, जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके बाद में औरंगजेब को सिंहासन मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, इंडिया ने एक डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया था फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी इन अप्रैल
2022। तो ये पूछा जा रहा है कि ये डिजिटल वाटर डेटा बैंक था, ये किस स्टेट में बनाया जाएगा। देखो डिजिटल वाटर डेटा बैंक में बेसिकली क्या किया गया, जो वाटर की डिफरेंट सोर्सेज हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने दिए, उन सोर्सेज को कलेक्ट करके एक डेटा इकट्ठा किया गया। ये एक टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत नमूना है। और जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी, और उसमें भी खास करके अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात आ जाए, तो टेक जाइंट सिटीज में देखने को आपको मिलेगा बेंगलुरु, हैदराबाद। तो ये जो डेटा बैंक बनाया गया था, ये बनाया गया कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन, कि जो सैटर्न का एटमॉस्फेयर है इसमें कौन सी गैस लार्ज क्वांटिटी में है। आपको पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट हैं उनमें से सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सैटर्न, जिसका सबसे बड़ा चंद्रमा की अगर हम बात करें, जिसके सबसे बड़े सैटेलाइट की अगर हम बात करें नेचुरल, तो दैट्स टाइटन। और इसके एटमॉस्फेयर में मेनली आपको देखने को मिलेगी हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन दिलचस्प कहानी यहां पर यह है कि किसी भी ऑप्शन में ना तो हाइड्रोजन लिखा है और ना हीलियम लिखा है। कहानी यहीं पर खतरनाक हो गई, नेगेटिव होने के चांसेस यहीं पर हो गए। तो ऑप्शंस को देखो जरा, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन। अगर इन चारों में मैं बात करूं तो अब तक हमें जो नॉलेज है उसमें इन चारों में मीथेन का कंसंट्रेशन, मीथेन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मीथेन। अगर इसमें हाइड्रोजन हीलियम ऑप्शन होगा तब हमारा आंसर वो होता। सैटर्न एक गैस का गोला है। एक दिलचस्प बात और सैटर्न के बारे में है, जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में लगभग 24 घंटे का टाइम लेती है, तभी तो एक दिन 24 घंटे का होता है ना। ऐसे ही सैटर्न अपने एक्सिस के अबाउट सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे में रोटेट कर लेता है। मतलब कि अर्थ से काफी बड़ा प्लैनेट और 10 घंटे में अपना रोटेशन पूरा कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स रोटेशन इज एक्सट्रीमली फास्ट। इस तरह की दिलचस्प बातें अगर हमें पता होती हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में या अन्य किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो हमें वो ज्यादा समय तक याद रहता है और हमें उसको रटना नहीं पड़ता, हमें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराकुम डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कंट्री का नाम पूछा गया है, तो कराकुम डेजर्ट है कहां पर। इस डेजर्ट को ब्लैक डेजर्ट भी कहा जाता है, और ये डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा तुर्कमेनिस्तान में। इस डेजर्ट की एक दिलचस्प कहानी और है। वो कहानी ये है कि साल 1971 यहां पर क्या हुआ कि अर्थ से नेचुरल गैस जहां निकलती थी वहां पर आग लग गई, और वो आग अब तक जल रही है। तो उसको इन्होंने नाम दे दिया दरवाजा गैस क्रेटर। अब आप जानते हैं कि अगर नेचुरल गैस कहीं से भी इमिट होगी तो उसमें मीथेन का कंसंट्रेशन होता है, और मीथेन एक फ्लेमेबल गैस है, जलती रहेगी। तो ये नेचुरल गैस अब तक जल रही है, इसको दरवाजा गैस क्रेटर भी बोला जाता है, इसको डोर टू हेल भी बोला जाता है। बहुत सारे लोग जाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं। आप भी कभी तुर्कमेनिस्तान जाएं तो ब्लैक डेजर्ट यानी कि कराकुम डेजर्ट को घूम के जरूर आएं, क्योंकि बहुत जल्द तुर्कमेनिस्तान की सरकार इस डेजर्ट को क्या करने वाली है, ये जो गेट वे टू हेल है, डोर टू हेल है, इसको सील करने वाली है। और ये क्या करेंगे कि नेचुरल गैस का यूटिलाइजेशन करेंगे। हमारी आज की कहानी आगे बढ़ती है डेंगू फीवर की तरफ। डेंगू एक ऐसा फीवर है, किसी को हो जाए तो प्लेटलेट्स काफी डाउन हो जाती है, और ये किस मच्छर के काटने से होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। सुना है ना, एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। तो एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बनाए या ना बनाए, लेकिन डेंगू आपको जरूर दे सकता है, और ये मच्छर होता है एडीज मॉस्किटो। एक और बात, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, लेकिन डेंगू होता है वायरस की वजह से। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किसी ना किसी एग्जाम में बहुत जल्द ये पूछा जाएगा कि डेंगू होता है बैक्टीरिया, वायरस, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ, और कुछ और अदर ऑप्शन में देते, एक ऑप्शन वायरस होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि डेंगू वायरस की वजह से होता है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ टेक्स्ट दिया है, दूसरी तरफ राइटर दिया है। एंशिएंट टेक्स्ट से रिलेटेड एग्जाम में सवाल काफी पूछे जा रहे हैं। आप जितनी भी प्राचीन भारत की बुक्स हैं, प्राचीन भारत की हर वो किताब जो भारत के गौरवमयी इतिहास को बताती है, उन किताबों के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। ना केवल आपको ये पता होना चाहिए कि किताब किसने लिखी, बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि किताब में लिखा हुआ क्या है। अगर मैं बात करूं रागमाला की, तो रागमाला को लिखा था पुंडरीक विट्ठल जी ने। अगर मैं बात करूं राजकौमुदी की, तो इसको लिखा था श्रीकांत जी ने। हम कह सकते हैं कि ए का 3 मैच हो रहा है और बी का
4 मैच हो रहा। अगर सिर्फ इतने से भी देखें तो हमें ऑप्शन डी सही मिल गया, लेकिन बाकी दो को भी देख लेते हैं। सी यानी कि राग विभोध, राग विभोध के राइटर थे सोमनाथ, और चतुर्दंडी प्रकाशिका के राइटर थे वेंकटरमन। इनको आप याद रखें। देखो, अगर आप बुक और उनके राइटर के नाम ट्रिक से भी याद कर लो तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि भूल जाओगे। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं। आप अगर एक बार ये पढ़ लिए ना कि इन किताबों में लिखा क्या है, आप अगर एक बार बुक का मीनिंग समझ लिए ना, तब आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगी। और हमें याद करना है, रटना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन था। अब खतरनाक क्यों था, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा। एक तरफ 4 क्वांटिटीज दी हुई हैं, दूसरी तरफ उनकी एसआई यूनिट दी है। एसआई आप जानते हैं कि मेनली 4 तरह के सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हैं। एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड कहते हैं जिसको हम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम दैट्स फुट पाउंड सेकंड, एंड ऑल्सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिसको इंडिया और दुनिया के बाकी के सभी देश मेनली इसको फॉलो करते हैं। तो क्वांटिटीज के आगे उनकी एसआई यूनिट्स दे रखी है। पहली क्वांटिटी है एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो एक्टिविटीज होती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज का डिके होता है, इसका सबसे पहले पता लगाया था मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने। दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो इनके नाम पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक यूनिट रखी गई क्यूरी। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि क्यूरी एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की यूनिट है। मैंने अब तक ये नहीं कहा कि ये एसआई यूनिट है। ये फैसला अभी के लिए आपके ऊपर छोड़ते हैं कुछ सेकंड के लिए। अगर मैं पावर ऑफ लेंस की बात करें, जो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी डायोप्टर ये एसआई यूनिट है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं हीट की बात करूं तो इसकी यूनिट जूल, ये भी एसआई यूनिट है। प्रेशर की पास्कल, ये भी एसआई यूनिट है। लेकिन जो क्यूरी है ना, ये एसआई यूनिट नहीं है। बेसिकली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है बेकरल। आपको याद रखना है, इसीलिए ये क्वेश्चन डेंजरस था। क्यों? क्योंकि हमें जब भी एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात की जाती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है पियरे दंपति का, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बेकरल की बात करें तो 1 बेकरल इज इक्वल टू 1 डिके पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ बायो रिजर्व दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्टेट का नाम दिया हुआ है। ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था। और ये सिंपल क्यों था? क्योंकि जनरली वो बायोस्फीयर रिजर्व्स, वो नेशनल पार्क्स जो न्यूज में रहते हैं, वही इन्होंने उठा के दे दिए। तो ऐसा नहीं कि पेपर में सभी क्वेश्चन बहुत बड़े लेवल के आते हों, पीसीएस के एग्जाम में डर जाओ कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ो, तैयारी करो, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, ये आसाम में है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी आप जानते हैं कि उत्तराखंड में है, लेकिन इसमें उत्तराखंड का ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का। तो एक समय साल 2000 तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो हम ये कह सकते हैं कि नंदा देवी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। पहले का हो गया तीसरा, दूसरे का हो गया फोर्थ, 3, 4 देखते हैं किसमें है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। क्वालिटी एजुकेशन क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? बिल्कुल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 क्या जीरो हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? बिल्कुल। गोल नंबर 2 जेंडर इक्वलिटी, ये भी है। गोल नंबर 5। गोल नंबर अगर 1 की बात करें तो ये नो पॉवर्टी की बात करता है। कहीं भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में स्पेस रिसर्च नहीं है। अगर आप बेसिक लॉजिक भी लगाओगे ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो एक इंसान की बेसिक नीड्स हैं उनकी बात की गई है। तो इसमें स्पेस रिसर्च शामिल नहीं है, और नहीं है तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। रूहर कोलफील्ड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? देखिए, दुनिया में हर चीज की वजह होती है, बेवजह कुछ नहीं होता। आपके साथ अच्छा हो बुरा हो, वजह होगी, अदरवाइज कहानी नहीं होगी, कोई घटना नहीं होगी। रूर कोलफील्ड अगर आपसे पूछा गया है तो इसकी वजह है, और वजह यह है कि रूर कोलफील्ड जो है, इसी के पास में जर्मनी का लगभग 80% स्टील का प्रोडक्शन होता है। अब आप कहोगे 1 मिनट सर,
आप कोल फील्ड की बात कर रहे हो, वो कह रहे हो कि स्टील का प्रोडक्शन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टील इज एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। हम आयरन को सीधे तौर पे यूज नहीं करते, हम इसके एलॉयज बनाते हैं। हम स्टील बनाते हैं, मेनली आयरन और कार्बन को मिलाया जाता है, कुछ और सब्सटेंसेज भी क्रोमियम को मिला सकते हैं, प्रॉपर्टीज एनहेंस करने को जरूरत के हिसाब से एलिमेंट का एडिशन किया जाता है। तो होता क्या है कि अगर आपको स्टील का प्रोडक्शन करना है तो आपको कोल की जरूरत पड़ती है। कोल से हम कोक भी बना लेते हैं, तो दूसरा कोल से हीट की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में अगर कोल फील्ड और स्टील प्रोडक्शन का प्लांट एक ही जगह पे है तो इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, काम आसान हो जाता है। तो रूर कोल फील्ड कहां पर है? जर्मनी में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि नेचुरल गैस में होता है मेनली मीथेन, तो इसको कंप्रेस कर दो। नेचुरल गैस को लगभग 1% पे कंप्रेस कर दिया तो वो बन गई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, जो आजकल व्हीकल में यूज की जाती है। कोई व्हीकल अगर पेट्रोल से चलने वाला है तो सीएनजी का सिलेंडर लगा के हम उस वाहन को सीएनजी के सोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, सीएनजी को फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं, और इसमें होती है मीथेन। अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ 4 ओशंस के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनका डीपेस्ट पॉइंट दिया हुआ है। तो ओशन को देखते हैं। पैसिफिक ओशन आपको पता होना चाहिए, इंडियन पैसिफिक, आर्कटिक, अटलांटिक, सदर्न, ये पांचों ओशंस और इनके डीपेस्ट पॉइंट कौन से हैं? इसमें 4 ओशन दिए हुए हैं, उनके डीपेस्ट पॉइंट हम यहां डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सदर्न ओशन जो है उसका डीपेस्ट पॉइंट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और सबको कमेंट करके बताना है जो लोग भी तैयारी के लिए सीरियस हैं। पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है मरियाना ट्रेंच। इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है सुंडा ट्रेंच, जिसको जावा ट्रेंच भी कहते हैं। आपको पता होगा कि इंडोनेशिया के जावा और सुमित्रा आइलैंड्स हैं, उन्हीं के नाम पे सुंडा ट्रेंच है। ए का मिला हमें 3, सी का मिला 1। अभी बाकी 2 को छोड़ते हैं, ये देखो कि क्या इन दोनों से आंसर मिल पा रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन में मिलेगा? ए का 3 और सी का 1। ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन डी में भी है। मतलब हमारा काम केवल इतने से नहीं चलेगा, हमें और जानकारी भी होनी चाहिए। तो आपकी जानकारी को बढ़ाते हैं। अटलांटिक ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है पोर्टो रिको ट्रेंच, और आर्कटिक ओशन है उसका डीपेस्ट पॉइंट है मोलोए ट्रेंच। यानी कि ये हो गया 4 और डी का हो गया 2। 3, 4, 1, 2 देखते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आप इसको देखना चाहें, लिखना चाहें, वीडियो पॉज करिए, पॉज करके नोट्स बनाइए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अभी के लिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ये क्वेश्चन सिंपल है, क्योंकि जिसको पहले से नहीं भी पता वो भी इस क्वेश्चन को कर लेगा। बेसिकली क्वेश्चन में एक तरफ दिया है एरिया। एरिया रेजिडेंशियल भी हो सकता है, साइलेंट जोन भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, कॉमर्शियल एरिया भी हो सकता है। 4 टाइप के एरिया दिए, और दूसरी तरफ दिया हुआ है परमिसिबल नॉइज लेवल। मतलब आप अगर बर्थडे पार्टी करना चाहें, डीजे बजाना चाहें, तो किस नॉइज लेवल तक आपको परमिशन है। इसमें कहीं भी टाइम मेंशन नहीं किया। अगर मैं दिन की बात करूं तो सुबह 6 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक ये माना जाता है कि ये डे टाइम है। रात में 10 बजे के बाद में सुबह 6 बजे तक माना जाता है कि नाइट टाइम है। दोनों के लिए परमिसिबल लेवल डिफरेंट होता है। अगर रेजिडेंशियल एरिया में आपको 55 डेसिबल तक का साउंड आप क्रिएट करो, आप नॉइज आप क्रिएट करो, तो ये परमिसिबल है। लेकिन जब रात हो जाए तो इसका लिमिट हो जाती है 45 डेसिबल तक। मतलब रात को 10 बजे के बाद अगर डीजे पे झूमना, नाचना, गाना, तो सोच समझ के करना। अब इस सवाल को जरा ध्यान से देखो। रेजिडेंशियल, साइलेंट, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल में सबसे ज्यादा नॉइज लेवल कहां होगा? ऑब्वियसली इंडस्ट्री एरिया में होगा। और सबसे कम कहां पर होगा? साइलेंट जोन में होगा। तो इसमें सबसे कम कौन सा है? 50 डेसिबल। यानी कि बी का ऑप्शन 1 होना चाहिए और सी का होना चाहिए ऑप्शन 4। इसलिए यह सवाल थोड़ा आसान था। अगर रेजिडेंशियल एरिया की बात करें तो साइलेंट के बाद 55 डेसिबल मिलेगा। कॉमर्शियल एरिया की बात करें तो ये हो गया 65 डेसिबल। 2143 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कोई भी ऐसा साउंड जो अनवांटेड हो,
जो इरिटेशन पैदा करे वो नॉइज है। कभी संगीत आपके लिए एनर्जी का सोर्स हो सकता है, आपको जीवन जीने के लिए प्रेरणादायक हो सकता है, तो कभी वही संगीत तेज आवाज में बजाया जाए, आपको सुनने की इच्छा ना हो, तो वो नॉइज हो सकता है। Which one of the following did not serve as vice president before assuming the office of the president of India? राष्ट्रपति बनने से पहले वो व्यक्ति कौन थे जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे? कहानी दिलचस्प है। क्या ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है? नहीं है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट को हेल्ड किया है। जाकिर हुसैन ने भी किया है, वेंकटा रमन ने भी किया है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी इज द राइट आंसर। नीलम संजीव रेड्डी इंटीग्रेटेड जो यूनिफाइड आंध्र प्रदेश था, आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश के अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो स्टेट बन गए। यूनिफाइड आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी, और भारत के महामहिम राष्ट्रपति बनने का भी इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस समय ये भारत के राष्ट्रपति बने थे तो उस समय ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जी को जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया तो द्रौपदी मुर्मू जी की एज प्रेसिडेंट बनने के समय नीलम संजीव रेड्डी की एज से कम है। तो अगर यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा जाए तो आज की तारीख में है द्रौपदी मुर्मू। कुछ समय पहले तक नीलम संजीव रेड्डी वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वैसे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कुछ और भी बातें हैं जो फर्स्ट हैं, जैसे वो अपने गांव की पहली महिला थी, ये पहली लड़की थी जो कॉलेज गई। वो आदिवासी समाज से आने वाली पहली वो व्यक्ति हैं जो देश की राष्ट्रपति बनी हैं। ये देश की वो पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया। इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति रहे इन्होंने 1947 के पहले जन्म लिया था। अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ न्यूज़पेपर है, मैगजीन का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। अगर मैं स्वदेश की बात करूं तो स्वदेश पब्लिश होता था गोरखपुर में, भारत बंधु पब्लिश होता था हाथरस में, सत्यवादी पब्लिश किया जाता था आगरा में, और शक्ति पब्लिश किया जाता था अल्मोड़ा में। 4312 राइट आंसर होगा, और 4312 आपको मिलेगा ऑप्शन बी में। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान था। आसान इसलिए था क्योंकि इसमें जो आंसर हैं, आंसर के ऑप्शंस हैं, वो थोड़े आसान हैं। अगर आपको इन चार में से किसी एक के बारे में भी पता है तब भी आप राइट आंसर को दे पाओगे। तो हमारा आंसर हमारे सामने है। आप इंपोर्टेंट न्यूज़पेपर्स, जितने फ्रीडम फाइटर हुए हैं वो किस पत्रिका को पब्लिश करते थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मेक इन इंडिया से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हैं और हमें चेक करना है कि स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। आपको पता होगा 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, और 15 अगस्त को लाल किले से इन्होंने जब संबोधन दिया था तभी इन्होंने बोला था कम मेक इन इंडिया। मित्रों, भारत भूमि पर अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो भारत की सरकार आपको हर तरह से समर्थन देगी। तो ये मोदी जी ने 2014 में जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, बाद में 25 सितंबर से ये कैंपेन शुरू हो गया था। तो हमारा जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है 25 सितंबर 2014, यानी कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में लॉन्च हुआ था। इसके साथ साथ में स्टेटमेंट 2 कहता है इट एम्स एट एनकरेजिंग कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट। ये कहता था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग करो और इन्वेस्टमेंट करो। ठीक बात है, स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है, और हमारा आंसर बी भी ठीक है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द बिम्स्टेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। आप बिम्स्टेक को जानते हैं, आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जाती है। इसमें कौन कौन से देश हैं? जैसे ही बे ऑफ बंगाल नाम आ गया तो एक बात समझ में आ जाती है कि अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश तो होगा ही होगा। अब जब इंडिया बांग्लादेश है तो हमारे पड़ोसी नेपाल भूटान भी आ गए, हमारा पड़ोसी श्रीलंका भी आ गया। बे ऑफ बंगाल के पास में 2 कंट्री और देखने को मिल जाएंगे, म्यांमार और थाईलैंड, तो इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। तो ये सारे कंट्री हैं जो बिम्स्टेक में हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी
एड्रेस द 5th बिम्स्टेक समिट ऑन 13 मार्च 2022। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है 5th समिट ऑफ बिम्स्टेक हैड बीन चेयर्ड बाय इंडिया। एक बात बताओ, जब बिम्स्टेक का 5वां समिट हुआ तो ये समिट हुआ कहां पर था? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आप करंट अफेयर को रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि 5वां बिम्स्टेक समिट कोलंबो श्रीलंका में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 के डर की वजह से ये जो बिम्स्टेक समिट है ये ऑनलाइन कंडक्ट किया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी निश्चित रूप से, अगर बिम्स्टेक समिट ऑनलाइन हुआ है तो मोदी जी ने एड्रेस तो जरूर किया होगा, यानी कि ऑप्शन बी तो हमारा हो गया पूरी तरह से सही। ऑप्शन 2 पर आपको डाउट होना नहीं चाहिए, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 में डाउट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि श्रीलंका में अगर समिट होना था तो निश्चित रूप से इसकी चेयर उस समय श्रीलंका के पास रही होगी, भारत के पास नहीं होगी। और भारत के पास अगर चेयर नहीं है तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो हम ये कह सकते हैं कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज राइट, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 120, द आइडिया ऑफ रूरबनाइजेशन। ये गलत नहीं लिखा है ना, ये रूरबनाइजेशन ही है, ये ना तो अर्बनाइजेशन है और ना ये रीअर्बनाइजेशन है। रूरबनाइजेशन बना है बेसिकली रूरल अर्बनाइजेशन से, रूरल अर्बनाइजेशन। कुछ कुछ तो हमें नाम से समझ में आता है कि क्या करें, शहरों को गांव के जैसा बना दें। क्या ये पॉसिबल है कि जो सिटीज हैं उनके बीचों बीच हम कुछ जंगल लगा दें, कुछ बड़े बड़े पार्क्स लगा दें, कुछ ग्रीनरी लगा दें, तो हमें जो डेवलप्ड सिटी है वो गांव के जैसे लगने लगेगी। ये कॉन्सेप्ट दिया था जीएस घुरिये ने। जीएस घुरिये यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के प्रोफेसर थे और इन्हें फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहा जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में काफी काम किया और इनका दिया हुआ कॉन्सेप्ट था रूरबनाइजेशन। तो यही पूछा गया था कि रूरबनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था? ये दिया था जीएस घुरिये ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 1985 वाज। गंगा एक्शन प्लान 1985 में लॉन्च हुआ। इसका पर्पस था कि हमें गंगा को पॉल्यूशन फ्री बनाना है। इसके मल्टीपल फेजेस थे। किसी फेज में गंगा को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए काम किया, तो किसी और फेज में गंगा की जो ट्राइब्यूटरीज हैं उनको पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए काम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन लिस्ट 1 और लिस्ट 2। एक तरफ गॉड का नाम दिया है, दूसरी तरफ उनका सिंबल दिया हुआ है। हम पढ़ते हैं शिव जी किससे रिलेटेड हैं? शिव जी के हाथ में होता है त्रिशूल, यानी कि एक हो गया ट्राइडेंट 2। विष्णु जी के हाथ में आपको डिस्कस यानी कि चक्र देखने को मिलेगा। गणेश जी के हाथ में आपको रोप और नूज देखने को मिलेगी। सरस्वती माता के हाथ में, जिन्हें विद्या और संगीत की देवी कहा जाता है, वीणा देखने को मिलेगी। 2 1 4 3 ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। ये क्वेश्चन भी सिंपल है। क्यों? क्योंकि लिस्ट 1 में जो नाम दिए हैं ना, उन नाम को पढ़ के भी आप आंसर दे पाओगे। जैसे ऑप्शन ए को पढ़ो जरा। एक तरफ ट्रेड यूनियन है, दूसरी तरफ पार्टी दी हुई है जिससे ये ट्रेड यूनियन एफिलिएटेड है। भारतीय मजदूर संघ। जैसे ही संघ नाम दिखा तो एक हल्का फुल्का आइडिया लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड होगा, और इसमें भारतीय जनता पार्टी ऑप्शन में भी है और ये सही भी है। भारतीय मजदूर संघ इज रिलेटेड टू भारतीय जनता पार्टी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज रिलेटेड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि हमें मिलेगा ऑप्शन 1 में। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस देखने को मिलेगा, ये एफिलिएटेड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से। ऐसे ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज एफिलिएटेड टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मतलब जैसी पार्टी होगी वैसा नाम रखा जाएगा ना। तो इनके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि दिस ट्रेड यूनियन इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पार्टी। 4 1 3 2 ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पार्टी गेट स्कैंडल क्या था यूनाइटेड किंगडम में। देखो, करेंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भारतीय मूल के ऋषि सोनक जी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन ये बात उस समय की है जब कोविड-19 चरम पे था और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन साहब ने क्या कहा,
जनता से तो कह दिया घरों में रहो, लेकिन ये खुद इकट्ठे हो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मस्ती हो रही है। बाद में कुछ पत्रकारों को पता चल गया, उन्होंने फोटोज कर दी सर्कुलेट, वीडियो कर दी सर्कुलेट। सोशल मीडिया का पावर बहुत होता है, और अगर पत्रकार ईमानदार है तो वो भी बहुत पावरफुल होता है। तो इस स्कैंडल को कहा गया पार्टी गेट स्कैंडल। मतलब सीधा सीधा है भाई, जनता भी घरों में है, आप प्रधानमंत्री होंगे लेकिन आपको भी रूल ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा, आपको भी घरों में रहना पड़ेगा। सो दिस इज रिलेटेड टू फ्लोटिंग ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स बाय ब्रिटिश पीएम्स ऑफिस, क्योंकि ना केवल उस समय के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बल्कि उनकी पार्टी के और मिनिस्टर और अन्य ऑफिसर्स भी मौज मस्ती करते इकट्ठे होकर के दिखाई दिए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेटेड ग्रुप अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। प्रधानमंत्री स्वनिधि जो स्कीम है ये किसको टारगेट करती है? वैसे मैं एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश पीएससी ने ये जो पेपर दिया ना, इसमें स्वनिधि की स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखी। इनको स्वनिधि की स्पेलिंग लिखनी चाहिए थी SVANIDHI। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि स्वनिधि का भी एक फुल फॉर्म है, और ये फुल फॉर्म हमें आंसर तक पहुंचा देता है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, स्वनिधि इज द एक्रोनिम फॉर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। हमें नाम से पता चल गया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम इज रिलेटेड टू स्ट्रीट वेंडर्स, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू बोर्नियो आइलैंड लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। बोर्नियो आइलैंड के बारे में दिया गया है कि ये 3 कंट्रीज के बीच में डिवाइडेड है। स्टेटमेंट 1 ठीक बात है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इट हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनो डिपोजिशन। बोर्नियो आइलैंड एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट है। और ये एशिया का अगर सबसे बड़ा आइलैंड है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड सवाल यूपीएससी भी पूछ चुका है, और यूपीपीएससी का क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं। तो ये ठीक बात है कि ये 3 कंट्री में डिवाइडेड है, लेकिन ये ठीक बात नहीं है कि ये वोल्केनो डिपोजिशन से फॉर्म हुआ। ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक तरफ 4 नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ ये दिया हुआ है कि ये होता क्या है। जैसे न्यूप्रीन, क्या ये स्पेशलाइज्ड रिवर होती है? बिल्कुल होती है, तो ये ठीक है। और आपसे पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली कौन सा मैच नहीं है? एस्पार्टेम, क्या ये सिंथेटिक स्वीटनर है? बिल्कुल है। और ये इतना जबरदस्त सिंथेटिक स्वीटनर है कि जो शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस की जाती है उससे लगभग 100 गुना स्वीटनेस देता है एस्पार्टेम। तो धोखे से कभी कहीं बहुत मीठा कुछ मिल जाए तो ये मत सोच लेना कि ये नेचुरली है, हो सकता है कि उसमें एस्पार्टेम को मिलाया गया हो। तो ये सिंथेटिक स्वीटनर है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को आप जानते होंगे, इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, इसको लवर हार्मोन भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस में इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये भी ठीक बात है। अगर ए, बी और सी सही हैं तो डी गलत होगा, लेकिन ये गलत क्यों है ये भी देखते हैं। रेयोन को इन्होंने कहा कि ये मॉडिफाइड स्टार्च है, नहीं, रेयोन एक्चुअली एक सिंथेटिक सिल्क है, और रेयोन का प्रोडक्शन होता है सेल्यूलोज से। तो रेयोन को सिल्क कहा जाता है, ना कि मॉडिफाइड स्टार्च। तो ये गलत है, और हमसे यही पूछा था कि करेक्ट मैच कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। Who was the founder of हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन? एक जमाना था जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में पूछा जाता था, HSRA, और बहुत आसानी से आप आंसर दे देते थे। जमाना बदल गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन का पूछा गया। इसके फाउंडर थे यतेंद्र नाथ, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष, और ये हमें तीनों देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा ठीक आंसर हो गया। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की गई, 4 ऑप्शन दिए गए। डेमोग्राफिक डिविडेंड बेसिकली होता क्या है? देखो, अगर आपको ये पता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड रिप्रेजेंट करता है वर्किंग पॉपुलेशन के लिए, और ये वर्किंग पॉपुलेशन होनी चाहिए 15 ईयर से लेकर के 65 ईयर तक। इसमें 15 और 65 दोनों इंक्लूडेड है। कहने का मतलब ये है कि 15 साल से कम उम्र का कोई भी होगा तो वो काम करे, जरूरी नहीं है 15 साल या 15 साल से ऊपर वाला, 65 साल या 65 साल से नीचे वाला, इसको एक वर्किंग एज पॉपुलेशन कंसीडर किया गया।
जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो पहला जो ऑप्शन था इसमें लिखा है पॉपुलेशन ऑफ अबव 60 ईयर्स, ये तो बात ठीक नहीं होगी, क्योंकि 60 ईयर से ऊपर में केवल 65 से नीचे वाली थोड़ी है, 60 भी है 70 भी है। 14 to 50 ईयर वाली, 14 to 50 ईयर वाली इस 15 to 65 वाले के बीच में लाई करती है। तो ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस को भी देखते हैं। 0 to 6 ईयर पॉपुलेशन कंप्लीटली रॉन्ग, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना चाहिए, उनसे काम नहीं कराना चाहिए। वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 15 to 59 ईयर्स, ये भी ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें जरा कि इसमें लिखा है वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 14 है, अबव 14 नहीं है। अबव 14 होता तब भी गलत होता, क्यों? क्योंकि 15 या 15 से ऊपर वाले और 65 या 65 से कम वाले, ये क्राइटेरिया मैच हो रहा है केवल और केवल ऑप्शन डी में। 15 साल से लेकर के 59 साल तक के जो लोग हैं वो डेमोग्राफिक डिविडेंड में कंसीडर किए जाएंगे। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, मिला के देखते हैं। बटेश्वर हिल भागलपुर बिहार में आपको देखने को मिलेगी, तो ए का हो गया 3। बिलारी रेंज देखने को मिलती है कर्नाटका में, चिन रेंज हमें मिलती है मणिपुर में, और धोसी हिल मिलती है हरियाणा में। 3, 4, 2, 1 ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन सी में, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। ऐसे करना है क्वेश्चन पेपर, डिटेल्ड डिस्कशन, ये नहीं कि क्वेश्चन आया आंसर आया और हमने पढ़ लिया रट लिया, एग्जाम में गए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी पेपर वाला नहीं करने वाला कि जैसा सवाल था वैसा का वैसा आपको छाप के दे दे। उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा गया है, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज बीन मेड नेशनल कैपिटल टेरिटरी या नेशनल कैपिटल रीजन। देखो संविधान का अगर आप आर्टिकल 239A देखें तो इससे पता चलता है कि जो दिल्ली है वो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इस यूनियन टेरिटरी को नेशनल कैपिटल टेरिटरी या नेशनल कैपिटल रीजन NCR जिसको कहा जाता है, ये बनाया गया 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके ये बताएं कि जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये किस ईयर में आया था। कई बार देखो, अगर आपको आइडिया लेना हो, आपको कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट याद है, जैसे 73rd और 74th अमेंडमेंट जो थे ये लगभग सबको याद रहते कि 1992 में आया, तो 69 उससे पहले आया होगा और थोड़े से पहले आया होगा, तो वो कौन सा ईयर है आप ये कमेंट करके बताएं। और अगर आपको पेपर के डिस्कशन में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और एक क्वेश्चन भी करो। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सोलर एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बनाना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? सोलर प्लेट ले आओ, अपने घर की छत पे लगा दो। तो सोलर एनर्जी का जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन होता है ये करते हैं फोटोवोल्टेइक, और जिस इफेक्ट की वजह से एनर्जी का कन्वर्जन होता है उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये वही इफेक्ट है जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव साइंड द एग्रीमेंट टू रिजॉल्व असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट इन मार्च 2022। साल 2022 असम और मेघालय ने बहुत सारे इशूज पर मीटिंग्स की, और मीटिंग करने के बाद में इन्होंने डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए साइन किया। तो ये साइन किस किस के बीच में हुआ था? देखो, ये आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि दोनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स ने साइन किए थे। अगर आपको ये नहीं पता तो इस तरह के क्वेश्चन से दूर रहो, छोड़ दो, मत करो, नेगेटिव हो जाएगा, मार्क्स कम हो जाएंगे। और अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो मेंस में कैसे आप बैठोगे? इसलिए जरूरी है कि हम पहले तो मेहनत करें, मेहनत के साथ इतनी स्मार्ट बने कि अगर हमें कंफर्मेशन है तभी उसको करना है, कंफर्मेशन नहीं है छोड़ दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी जो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई, बोरो की गई, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट तो दे दिए, लेकिन देश के नागरिकों की भी तो कुछ ड्यूटीज हैं, तो उन्होंने ड्यूटीज को ऐड कर दिया। और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट ऐड हुआ, पार्ट 4A, और साथ साथ में पार्ट 4A ने ऐड किया आर्टिकल 51A को। तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, 36 से 51 तक आपको
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज मिलेंगी, और 51 ए में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज मिलेंगी। तो ये पूछ रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है, पढ़ते हैं जरा। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी है? थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड करता हूं। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, बिल्कुल है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है। टू रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब आप इनको कोर्ट के थ्रू एनफोर्स नहीं करा सकते, कोई सरकार आपके ऊपर एनफोर्स नहीं कर सकती। हालांकि एक बात जरूर है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स करने के लिए अलग अलग एक्ट्स लाए गए हैं, और उनके थ्रू ये कुछ हद तक एनफोर्स कराई भी जाती है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, इनमें क्या मॉन्यूमेंट का और नेशनल इंपोर्टेंस के प्लेसेस का प्रोटेक्शन शामिल है? नहीं है। बेसिकली मैंने जब आपसे कहा कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया हुआ है, तो आर्टिकल 49 स्टेट को गाइड करता है। ध्यान से सुनिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर डायरेक्शंस गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टेट, स्टेट मींस आर कंट्री। तो ये स्टेट को डायरेक्ट करता है आर्टिकल 49 कि आप मॉन्यूमेंट का और नेशनल इंपोर्टेंट के प्लेसेस का प्रिजर्वेशन करो, प्रोटेक्ट करो। यानी कि ऑप्शन ये जो दिया हुआ है ये डीपीएसपी में है, ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है। और नहीं है तो यही पूछा था कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। एक तरफ 4 ऑफिसर के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी ड्यूटीज दी हैं। एक सवाल मेरा आपके लिए है, ये जो 4 ऑफिसर्स हैं, तलार, पत्तकोला, पत्तकिला भी कहा जाता था, सहसाधिपति और बालदीप, ये किस साम्राज्य से रिलेटेड हैं? क्या ये मुगल साम्राज्य है, क्या ये मौर्य साम्राज्य है, क्या ये गुप्ता साम्राज्य है, या फिर ये कोई और साम्राज्य है? अगर बात करें कि कौन सा ऑफिसर किस ड्यूटी से रिलेटेड है, तो तलार इज रिलेटेड टू ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड्स, जो रात में पहरेदार हुआ करते थे, उनके ऑफिसर थे, यानी कि एक का हो गया 3। पत्तकोला की अगर बात करें तो ये विलेज टैक्स कलेक्टर थे, बी का हो गया 4। सहसाधिपति की अगर हम बात करें तो सहसाधिपति ऑफिसर रिलेटेड टू केसेस ऑफ द डकैती, डकैती मतलब कहीं डांका पड़ गया है ना, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके जो केस होंगे, उसका ऑफिसर होंगे सहसाधिपति। और बालदीप होंगे गार्ड ऑफ ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय बेसिकली होता है जब एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाया जाता है इंपोर्टेंट, तो उसके लिए भी कुछ ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स का अपॉइंटमेंट किया जाता था, जिनको गार्ड ऑफ ऑक्ट्रॉय कहा जाता था, और उनके ऑफिसर को बालदीप कहा जाता था। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर। ये थोड़ा आसान सवाल नहीं था अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है। थोड़ा इसमें मुश्किल ये भी है कि बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, अलग अलग साम्राज्य में कई तरह के ऑफिसर्स रहे हैं जो अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते थे। तो ये हमेशा आसान भी नहीं होता याद रखना कि किस ऑफिसर के पास कौन सी ड्यूटी थी, लेकिन रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा कि किस ऑफिसर के पास कौन सी ड्यूटी थी। लेकिन आपको ये दिक्कत रिवॉल्यूशन और कौन सी रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है इसमें नहीं आएगी। 4 रिवॉल्यूशन दी है और एक किस चीज से रिलेटेड है ये भी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसी बात आती है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन, हम समझ जाते हैं कि ग्रीन मतलब हरा, हरा है तो खेती से रिलेटेड होगा। जैसी बात आती है व्हाइट रिवॉल्यूशन, हम समझ जाते हैं अच्छा व्हाइट क्या है, मिल्क है, तो निश्चित रूप से मिल्क से रिलेटेड होगी। ठीक है, सही। गोल्डन रेवोल्यूशन की बात आती है तो हम समझ जाते हैं कि ये हॉर्टिकल्चर या हनी से रिलेटेड होगी। ए का हो गया सेकंड। ग्रे रेवोल्यूशन, ग्रे होता है फर्टिलाइजर, पहले यूरिया आता था वो व्हाइट होता था, लेकिन जनरली सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर डीएपी यूज किया जाता है, वो ग्रे होता है, तो बी का हो गया 4। येलो रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन रिलेटेड टू ऑयल सीड प्रोडक्शन। ऑयल के जो सीड है, जैसे गांव में जो लोग खेती वाले परिवारों से बिलोंग करते हैं तो सरसों की खेती होती है, तो सरसों की खेती बेसिकली रील बनाने के लिए नहीं होती। सरसों के खेत बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सरसों से तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल, और बाद में हम उसमें फ्राई करके कढ़ाई पनीर बना के खाते हैं। कौन कौन कढ़ाई पनीर बनाना जानता है वो बताए कि येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड प्रोडक्शन, एंड फाइनली ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्शन। 2413 देखने को मिलेगा ऑप्शन ए में, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। दुनिया में 44 ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। लैंडलॉक्ड का मतलब इनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है किसी भी ओशन से। तो 44 लैंडलॉक्ड देशों में अगर हम देखें तो 12 देश एशिया में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अफगानिस्तान है, किसी भी ओशन से कांटेक्ट नहीं है। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, है ना, और भी बहुत सारे देश हैं, आपको ये पढ़ने चाहिए। तो इन चारों देशों में वो कौन सा देश है? क्या ये सूरीनाम है, पेरू है, उरुग्वे है? ये है बोलीविया। बोलीविया साउथ अमेरिकन कंट्री है और बोलीविया लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है। लिथियम ट्रायंगल 3 कंट्रीज का ग्रुप है जहां पर लिथियम काफी रिच मात्रा में पाया जाता है। बोलीविया के अलावा चिली और अर्जेंटीना भी उसका हिस्सा है। लिथियम ट्रायंगल एग्जाम में पूछा जाता है कि विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ लिथियम ट्रायंगल, तो आपको पता होना चाहिए चिली, बोलीविया एंड अर्जेंटीना। द अर्थ एटमोस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो, सन से रेडिएशन आता है, अर्थ को हीट करता है शॉर्ट वेव रेडिएशन से। बाद में अर्थ हीटेड हो जाती है और खुद रेडिएशन इमिट करती है। जब अर्थ से रेडिएशन इमिट होता है तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो ट्रैप कर लेता है हीट को, और हीट को ट्रैप करके वातावरण को कैसा बना देता है? गर्म बना देता है। यही वजह है कि अर्थ पर एक उस लेवल की हीट है जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी मानी जाती है, नहीं तो आइस एज आ जाएगा। लेकिन इतनी भी हीट हमें पैदा नहीं करनी ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन से कि सब कुछ गर्म हो जाए, उबल जाए, आप भी उबल के ऊपर उड़ जाओ। तो जो अर्थ रेडिएशन को इमिट करती है ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा और ये होता है लॉन्ग वेव। तो द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? दिस वन आंसर इज लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है तो इसको समझ गया होगा, अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं है तो इसको याद रखें और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ ले। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूपीपीएससी के किसी कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाऊं तो आप ये कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर मुझे वीडियोस बनाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी बी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। बेसिकली अर्थ पर जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है वो सन है। बहुत सारी एनर्जी जैसे हैं, जैसे बायोमास एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई। मैंने ऑप्शंस की बात कर रहा हूं तो ये भी सन की वजह से ही आती है ना। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी ये न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की वजह से आती है। तो ये जो एनर्जी है ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड नहीं है। और ये हमसे पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली ड्राइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। सो न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी, इट्स नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम द सोलर एनर्जी। That's why this is our answer. And next question is, as of early 2022, which country was at the top in steel production in the world? अभी के लिए स्टील प्रोडक्शन में वर्ल्ड में पहला नंबर है चाइना का। आपको कमेंट करके बताना है कि कॉपर के प्रोडक्शन में और यूरेनियम के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में किस कंट्री का नंबर है। देखो साथ साथ कमेंट करते जाओ, कमेंट करोगे तो आपको याद रहेगा। आपने अगर कोई कमेंट किया है तो निश्चित रूप से याद रहेगा कि भाई फला टीचर के वीडियो पे मैंने ऐसा कमेंट किया था। एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाएगा तो आपको याद आ जाएगा। एक तरफ लोकसभा दी हुई है, दूसरी तरफ इलेक्शन ईयर दिया है, आपको मैच करना है। 13th लोकसभा 1999, ठीक बात है। 11th 96, ये भी सही है। 9th 1989, ये भी सही है। 7th का 1982। देखो 1982 में कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ये इलेक्शन 1980 में जरूर हुआ था। आपको पता होगा कि जनता पार्टी की सरकार आई थी और बाद में जनता पार्टी की सरकार डिसॉल्व हो गई थी। वो चुनाव कराया गया था 1980 में और इसमें इंदिरा गांधी जी जीत के आ गई थी। बाद में इंदिरा गांधी जी के जीतने के बाद में 1984 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया गया था, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था और ऐसे एंड सो ऑन। आपको इलेक्शन आपको याद रखना है। तो जो 7th लोकसभा थी ये 1982 में नहीं थी, ये थी 1980 में। यानी कि ये गलत है, वो गलत है यही पूछा गया था, इसलिए हमारा सही आंसर है। मतलब देखो जमाना आ गया है कि जो गलत होता है वो हमारा आंसर होता है। खैर ये मजाक था। अभी के लिए अगला सवाल, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। 4 स्टेट दिए हैं और 4 हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि करेक्टली मैच कौन सा है। इस बार ये नहीं पूछा कि करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। क्या गुजरात टी से रिलेटेड है? टी तो आसाम से रिलेटेड है ना। ऐसे ही जूट वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है। रबर केरला से रिलेटेड है, ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। व्हीट आसाम से नहीं, व्हीट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पैदा होता है, पंजाब में पैदा होता है। तो
केरला इज रिलेटेड टू रबर, और ये सही है और सही पूछा गया था, इसलिए हमारा आंसर है। और हमारा अगला सवाल है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड कि कौन सी टाइप की पॉवर्टी है जो यूएनडीपी ने आइडेंटिफाई की है। दो पॉवर्टीज के नाम दिए हुए हैं, इनकम पॉवर्टी और ह्यूमन पॉवर्टी। तो ये कह रहे हैं कि या तो दोनों सही है, दोनों सही नहीं है। आसान हो गया, आपसे कह दिया या तो दोनों ठीक हैं, वो ए एंड बी आर राइट, या कह रहे हैं नन ऑफ द अबव, कोई भी ठीक नहीं है। देखो इनकम पॉवर्टी तो आप समझ गए कि तय कर लिया कि कम से कम व्यक्ति की इतनी इनकम होनी चाहिए, अगर उससे कम इनकम है तो माना जाएगा तुम गरीब हो, पॉवर्टी है। ह्यूमन पॉवर्टी क्या होती है? बेसिकली ह्यूमन पॉवर्टी इंसानों को इंसानों की तरह देखने का एक तरीका है। ये पॉवर्टी का एक लार्ज पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपका ब्रॉड दृष्टिकोण है, अगर आपका दृष्टिकोण सिर्फ अच्छा नहीं है बल्कि महान दृष्टिकोण है, तब आपको ह्यूमन पॉवर्टी भी दिखाई देगी। ह्यूमन पॉवर्टी होती है कि अगर किसी व्यक्ति का सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, रिपीट कर देता हूं, किसी भी व्यक्ति का सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है एक पर्टिकुलर लेवल तक का, तो ये कहा जाएगा कि वो ह्यूमन पॉवर्टी से सफर कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इनकम पॉवर्टी और ह्यूमन पॉवर्टी दोनों को आइडेंटिफाई करता है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, आवर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए हैं, हम चेक करते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एसर्शन एंड रीजन है। एसर्शन में कहा है रेनफॉल अकर्स इन द विंटर सीजन इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में जो रेनफॉल होता है वो विंटर के सीजन में होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और समर के टाइम में ये जो रीजन है ये ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड के इन्फ्लुएंस में रहता है, ये भी ठीक बात है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड ऑल्सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समर के सीजन में जब ये ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड के इन्फ्लुएंस में रहता है तो समर या समर के बाद में इसी वजह से यहां पर बारिश नहीं हो पाती है। तो एसर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 में कहा गया है जल जीवन मिशन स्कीम वाज डिक्लेयर्ड इन द यूनियन बजट ऑफ विच फाइनेंशियल ईयर। ये जल जीवन मिशन वही है जिसके तहत गांव-गांव टैप वाटर पहुंचाया जा रहा है और इसका टारगेट रखा गया 2024। अगर मैं बात करूं कि कितना फंड है तो साल 2020-21 में 50,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ था। मतलब देखो हमारे देश में प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं 50,000 करोड़ का टैप वाटर प्रोजेक्ट, जल जीवन मिशन कहा, 1 लाख करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट। वहीं एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उन्होंने शायद इस तरह की वैल्यूज को सुना भी ना होगा। जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था 2019-20 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। विच मुगल रूलर पेट्रोनेज्ड कविंद्र आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस। पेट्रोनेज का मतलब होता है उनकी मदद करना, उनको हेल्प करना। और अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं तो पेट्रोनाइज का मतलब होता है कंप्लीट सपोर्ट देना। तो कौन सा मुगल बादशाह था जिन्होंने, एक विद्वान थे संस्कृत और हिंदी के, कविंद्र आचार्य सरस्वती जी, उनको पेट्रोनाइज दी थी, उनको पेट्रोनाइज किया था, ये मुगल बादशाह थे शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट उत्तर प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश को पहले कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। बाद में इसको हम सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंस कहने लगे। देश आजाद हो गया और आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और 2017 में ये तय किया गया कि इस दिन को हम उत्तर प्रदेश डे नाम से सेलिब्रेट करेंगे। तो ये हो गया 24 जनवरी। सिनोवैक गिवन फॉर कोविड-19 इज। सिनो नाम से आपको ये तो पता चल गया होगा कि चाइना से रिलेटेड है, और चाइना के नाम से आपको ये भी पता चल गया होगा फादर ऑफ द कोरोना वायरस। क्वेश्चन है सिनोवैक गिवन फॉर कोविड-19 इज। कोविड-19 के लिए जो सिनोवैक दिया जाता है वो क्या है? देखो पहले तो ये वैक्सीन है। दूसरी बात ये है कि इस वैक्सीन में चाइना वालों ने क्या किया कि कोरोना का वायरस उठाया, उसको इनएक्टिव किया और बना दी वैक्सीन। तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस जो है उसी की वैक्सीन बनती है सिनोवैक, और ये चाइनीज वैक्सीन है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज
होल कोरोना वायरस वैक्सीन, यानी कि ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है। एक टीचर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना थोड़ा टफ काम हो जाता है। जिस सब्जेक्ट को आप जानते हैं उसको पढ़ाना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है। विद रेफरेंस टू कॉमनवेल्थ गेम्स शेड्यूल्ड इन 2022 एंड 2026, 2022 और 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम शेड्यूल है, बेसिकली 2022 का तो अब शेड्यूल नहीं है, ये तो हो गया है ना। तो इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए हैं और ये पूछा है कि कौन सा सही है। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन बर्मिंघम इंग्लैंड। तो बर्मिंघम इंग्लैंड में ही होने थे और ये हो भी चुके हैं, ये ठीक बात है। कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। 2026 के विक्टोरिया नाम की एक जगह है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पर ये गेम्स होंगे, तो ये भी ठीक बात है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 150, जिसका आपको भी बेसब्री से इंतजार होगा। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड डॉल्फिन डे विच विल बी सेलिब्रेटेड ऑन। डॉल्फिन डे पूछा गया। आप जानते हैं कि गंगेटेक डॉल्फिन को प्रिजर्व करने के लिए भी सरकार काफी प्रयास कर रही है और इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया गया है। तो ये तय किया गया कि जो 5 अक्टूबर होगा इसको डॉल्फिन डे नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा, और 5 अक्टूबर यानी कि ऑप्शन भी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो ये था उत्तर प्रदेश पीएससी के टोटल 150 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि आपको इन क्वेश्चंस के डिस्कशन से काफी कुछ सीखने को मिला हो। कोई भी फीडबैक मेरे से आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।